वेलकम टू फ्रॉम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आज हम जहाँ पर हमने कल का हमारा लेक्चर छोड़ा था, हम वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, कल का लेक्चर क्या था? हाँ दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है। आप में से कई लोग चैनल देखते नहीं हैं, क्लास में आए नहीं तो कैसे पता लगेगा। दोस्तों, मैं वापस बता देता हूँ एक बार कि कल हमने भारत में ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न आयामों पर बात की थी, जैसे कि ग्रामीण विकास क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये मिशन क्या है, या फिर इंपोर्टेंस क्या है, फंक्शंस क्या और समस्याएं क्या है। दोस्तों, समस्याएं तो हमने जान ली, लेकिन अब बात आता है, अब ये विषय आता है कि बात तो कर ली हमने ग्रामीण विकास की, लेकिन भारत जैसे विविधतापूर्ण और विशाल राष्ट्र के अंदर वो कौन सी योजनाएं हैं जो ग्रामीण विकास है उसको एक विकसित योजना के रूप में चलाकर ग्रामीण विकास को प्रमुखता से पेश कर रहे हैं। दोस्तों, ये सब जानने से पहले, ग्रामीण विकास योजनाओं को जानने से पहले, मैं पुनः एक बार महात्मा गांधी जी को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था कि यदि आपने ग्रामीण क्षेत्र का विकास कर लिया तो मानिए भारत का विकास स्वतः हो जाएगा, क्योंकि भारत की जो आत्मा है वह गांव में निवास करती है। और दोस्तों, जब आत्मा का विकास, तो परमात्मा की उपलब्धि तो स्वतः हो जाती है। हमारे यहाँ समाज में कहा गया है कि आत्मा सो परमात्मा, मतलब आत्मा का विकास तो पुण्य आत्मा से मिलन। तो दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र का विकास मतलब पुण्यता की प्राप्ति, और पुण्यता क्या है? विकास। किसी का विकास करना, किसी को आगे बढ़ाना, किसी को प्रगति पथ पर ले जाना, इससे ज्यादा पुण्य का काम कोई भी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, हम आज बात करते हैं वो योजनाएं जो कि महज योजनाएं नहीं होकर भारतीय विकास को उत्तरोत्तर आगे ले जाने के लिए कटिबद्ध है, और ऐसा उपक्रम है जो आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे आगे खड़ा करने वाली योजनाएं हैं। तो दोस्तों, आइए सफर करते हैं भारतीय ग्रामीण योजना रूपी रेल की, जहां पर मैं और आप विभिन्न ग्रामीण योजनाओं के सफर को देखेंगे और अनुभव करेंगे, उस सुंदरता को, उस मनोरम दृश्य को जो कि ग्रामीण विकास के लिए अवगुंठित है। चलते जानते हैं और शुरू करते हैं ग्रामीण विकास की योजनाओं की यह ट्रेन। तो सिग्नल हो चुका है दोस्तों, और दोस्तों ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह रेल कई पड़ाव में से होकर जाएगी। वो पड़ाव है योजनाएं, वो पड़ाव है किसके नाम से स्टार्ट की गई, क्यों स्टार्ट की गई, ये हमें सारे ढंग से, ये जो दृश्य है ना बाहर के, वो हमें ध्यान से देखें, ताकि हमें पता लग पाएगा कि ये जो पड़ाव है कितना सुंदर, कितना मनोरम रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो हमारे सामने बहुत सी समस्याएं आई। हम क्या करें, क्योंकि बहुत बड़ा साम्राज्य ग्रामीण क्षेत्र का था, क्योंकि विकास तो हमारे लिए दूर क्या स्वप्न था। दोस्तों, हमें आजादी तो मिल गई, लेकिन इतनी समस्याएं थी जिनसे जूझना टेढ़ी खीर थी। फिर भी हमने सत्ता संभाली और लगभग हमने प्रयास किया 70 सालों तक उसे सही राह पर लाने के। लेकिन दोस्तों, जिसके हाथ में, विडंबना क्या रही दोस्तों, जिसके हाथों में भी सत्ता सौंपते गए
वो स्वयं अमीर होते गए। क्या हुआ? स्वयं अमीर होते गए और जनता और अधिक गरीब होती गई, और जो असमान वितरण था आय का वो वैसा बना रहा, या यूं कहें कि वो खाई और ज्यादा गहरी होती गई। लेकिन दोस्तों स्वर्णिम युग आया। दोस्तों दिन फिरते हैं, बुर्रे के भी दिन फिरते हैं। ये तो भारत जैसी सोने की चिड़िया, भारत जैसा महान विश्व गुरु है। दोस्तों 2014 में स्वर्णिम काल आया जब जनता के अपने सेवक ने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में ऐसी योजनाएं लागू की जिनका मूल उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, जिनका मूल उद्देश्य ऊपरी लिपापोती नहीं, जिसका मूल उद्देश्य महज अपने दल या संगठन को आगे बढ़ाना नहीं था। उन्होंने विपक्ष के मानवीय मूल्यों को अपनाया और बापू गांधी की जो स्वप्न की तस्वीर थी, उस दिवा स्वप्न को साकार करने के लिए भारत में उन्हीं की सोची हुई योजनाएं चालू की। फर्क इतना था कि इस बार दल दूसरा था, लेकिन सोच महात्मा गांधी की। वो बापू जो ये चाहते थे कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र का विकास बराबर भारत का संपूर्ण विकास। दोस्तों कहने की जरूरत नहीं है, जब 2014 में सत्ता हस्तांतरित हुई तो एक नया सूर्य उदय हुआ। किसका? विकास का, ग्रामीण विकास का। सोच परिलक्षित हो रही थी बापू की। बापू जो चाहते थे, लोगों ने सोचा कि ये तो अपने इतने दिनों बाद इनको सत्ता आई है हाथ, तो ये अपनी मनमानी नहीं। दोस्तों कैसे कर सकता वो व्यक्ति मनमानी जब वो जनता का असली सेवक है? दोस्तों ये जो एक्चुअल राम राज्य देखने को मिला, असली राम राज्य देखने को मिला, वह अब आया। जो स्वर्णिम काल था विकास का, वह अब दिखने लगा। विदेशी आक्रांता जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, वो बाहें फैलाकर हमारे स्वागत के लिए खड़ा है। दोस्तों ये स्थिति कभी नहीं है। दोस्तों हम सोचते रह गए कि हमें कोई बुलाए, अब वो हमें बुलाते हैं कि हमारे यहाँ परिवर्तन की परिभाषाएं बदलिए। वो कौन से आपके पास राज है जो परिवर्तन को हवा देते हैं? दोस्तों आज जो केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालय, विभिन्न विभाग है, वो खुद के लाभ का नहीं सोचते हैं। दोस्तों चाहे वो कोई सा राज्य हो, हर स्टेट का सीएम ऐसा है कि कोई भी नहीं कह सकता कि यह भ्रष्ट है। दोस्तों क्योंकि जो सर्वे सर्वा है, जो मुखिया है, वही एकदम निडर, निष्ठावान, ईमानदार, सत्य प्रज्ञ और जन सेवक है। तो दोस्तों कैसे किसी के साथ बेईमानी कर पाएगा? तो दोस्तों उनकी ईमानदारी के अनुसार और बापू गांधी के स्वप्न को साकार करने के लिए आइए चलते कुछ योजनाओं को जानते हैं जिन्होंने भारत के ग्रामीण विकास को सही दिशा दी और दशा भी बदली। दोस्तों जान लेते हैं। पहली है योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये क्या है? दोस्तों ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि इनके नाम पर क्यों रखा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन है? इनके नाम पर योजना का नाम क्यों रखा गया? तो दोस्तों यह जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी आने वाले दिनों में जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे या विचारक थे या समाज सुधारक थे, उनको भूल ना जाए, इसलिए यहाँ बताना जरूरी है। पर दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका जन्म सितंबर 1916 में हुआ और जो उनका जो अवसान हुआ वह 1968 में। दोस्तों ये भारतीय जनसंघ अध्यक्ष तो थे ही, लेकिन उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में
प्रस्तुत करते हुए देश का एकात्म मानववाद नामक विचारधारा दी। एकात्म मानववाद का जानते हैं अर्थ क्या होता है? एक मानव, एकात्म मतलब एक मनुष्य बराबर समग्र, वासुदेव कुटुंबकम। और ये दोस्तों जो योजना है ना, वो ग्रामीण क्षेत्र को वासुदेव कुटुंबकम बनाने की ओर प्रयास है। तो दोस्तों जान लेते हैं कौन सी योजना है। दोस्तों ये योजना है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें इसके लायक बनाना कि वो रोजगार कर सके। इसके लिए उनमें कौशल और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। तो दोस्तों इसलिए क्या हुआ, यह योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो 98वीं जयंती थी उसके अवसर 25 सितंबर 2014 को राष्ट्रीय मंत्री जो केंद्रीय मंत्री थे गडकरी, नितिन जी गडकरी और वेंकैया नायडू द्वारा चालू की गई। दोस्तों जैसा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र था एकात्म मानववाद, मतलब एक विश्व पूरा मनुष्य, एक विश्व मतलब वासुदेव कुटुंबकम। तो उनकी इन विचारधारा को पुष्पित पल्लवित करने के लिए इस योजना का उद्देश्य क्या था? हर वह समाज जो ग्रामीण क्षेत्र का है उसमें 15 से 35 आयु वर्ग के युवाओं को लाभ पहुंचाना, वो रोजगार की मूल धारा से जुड़कर, स्वरोजगार की मूल धारा से जुड़कर राष्ट्र विकास में अपना योगदान दे सके। और उसके लिए जरूरी था उनको प्रशिक्षित करना, उनके कौशल में विकास करना, उद्यमिता का विकास करना, और इस योजना ने बखूबी किया। दोस्तों हम जान लेते हैं प्रभावशीलता इसकी क्या। दोस्तों प्रभावशीलता ये थी, वर्ष 2014-15 में इस कार्यक्रम के तहत 52,000 उम्मीदवारों को कुशल बनाया गया। बहुत उपलब्धि साल, एक साल भर में, एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में इतनी अच्छी संख्या में युवाओं को कौशल प्रदान करना बहुत बड़ी सफलता है दोस्तों। इसके बाद जानते हैं दूसरी योजना, जो कि देखिए दोस्तों, यह जो सरकार है, जो ये अभी सत्ता में है दोस्तों, उसका महज मंतव्य या मूल मंत्र सत्ता पर काबिज होना नहीं है। उनका है देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग का विकास कर उसे साथ लेकर चलना। उनका यह है कि वासुदेव कुटुंबकम को यदि मंत्र को हमें अपनाना है तो सभी को साथ में लेकर चलना। तो इसीलिए अब दूसरी योजना जो हमारी है रोशनी योजना, वह आदिवासी भाइयों के लिए। दोस्तों यह जो सरकार है, यह जो संगठन है, वह आदिवासी क्षेत्रों में भी, जो कि वंचित क्षेत्र रहा है, हमेशा के लिए हाशिए का क्षेत्र रहा है, लोग डरते हुए वहां जाते नहीं है, घबराते हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन इस संगठन ने इस समस्या को समझा और आदिवासियों के लिए कौशल विकास योजनाएं प्रारंभ की, रोशनी नाम की। जिस रोशनी में, जिस प्रकाश में विकास स्वतः स्फुटित हो, ऐसी विकास योजनाएं शुरू की गई आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों में। और कौन सी योजना है? 7 जून 2013 को ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 24 नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासी युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक नई कौशल योजना प्रारंभ की। दोस्तों कौन से आदिवासी क्षेत्रों में? जो केवल मारना और काटना जानते हैं, जो समाज से इस कदर जुड़े हैं कि वो नई जो सामाजिक व्यवस्था है उसे नहीं जानना चाहते, वो बाहर की दुनिया से जुड़ना ही नहीं चाहते, संचार ही नहीं करना चाहते, और आए दिन नक्सलवादी प्रवृत्तियों में संलग्न रहते हैं और जो अपराध में लिप्त रहते हैं, जो कभी भी कुछ किसी भी समय अनहोनी को जन्म दे सकते हैं। ऐसे लोगों के बीच में जाकर, ऐसे लोगों के बीच में बैठकर उसके साथ संचार करना, संचार ही नहीं करना, उन तक
विकास योजनाओं की बात करना दोस्तों बहुत ही अविस्मरणीय, अचिंतनीय और अमननीय बात है। लेकिन की उसके परिणाम भी देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना का नाम रोशनी है। रोशनी मीन्स चमक, वह प्रकाश जिसके अंदर विकास की सही तस्वीर स्वतः प्रस्फुटित नजर आती हो दोस्तों। एक नया सूर्य उदय होता हो विकास का। तो दोस्तों इसका भी जो था उद्देश्य था 10 से 35 आयु वर्ग के लगभग 5000 युवाओं को 3 साल तक प्रशिक्षण और रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। 5000 युवाओं को, ठीक है दोस्तों। अब क्या हुआ, लेकिन इसमें एक शर्त और जोड़ी थी, जो युवा होंगे 10 से 35 साल के, उसमें 50% महिलाएं होगी। दोस्तों क्या सुंदर प्रारूप बनाया गया योजना। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य भी साथ में चलता है। नाम भी ऐसा ही था, स्त्रीलिंग नाम रोशनी। तो दोस्तों महिला सशक्तिकरण तो आना ही था। रोशनी मीन्स वह किरण, वह आभा जो कि विकास को आदिवासी क्षेत्रों की पहचान बना सके। दोस्तों क्या हुआ, मंत्रालय के अनुसार इस योजना में लाभार्थियों में 50% महिलाएं उम्मीदवार ही होगी। इसके बाद क्या हुआ, यह योजना हिमायत परियोजना मॉडल पर आधारित है जो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। दोस्तों इस योजना का रोल मॉडल जम्मू कश्मीर में शुरू की गई योजना थी, वह आधार थी इसका दोस्तों। और पिछले 18 महीनों में, ये जो योजना के समय के 18 महीने थे, वहां पर इसे सुकमा जो कि सबसे ज्यादा नक्सलवादी एरिया है, वहां पर जो कि कहां पे है, छत्तीसगढ़, और पश्चिम सिंहभूम जो कि झारखंड जिले में शुरुआती तौर पर प्रारंभ किया गया। उसके परिणाम देखने को मिले। हम बात कर लेते हैं परिणाम क्या हुआ। दोस्तों परिणाम यह हुआ 2015 और 16 में जब इसका योजना का मूल्यांकन किया गया, समीक्षा की गई, तो दोस्तों परिणाम ऐसे निकलकर सामने आए कि सोचा भी नहीं था। अकथनीय लगभग 80,000 युवा प्रभावित हो चुके थे नक्सल। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस क्षेत्र के युवा विकास के नाम से दूर भागते थे, उन्होंने विकास को अपनाने की बात कही। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद बात आती है आपकी स्वच्छ भारत मिशन। दोस्तों जब हम बात करते हैं ग्रामीणों में स्वच्छता की, तो दोस्तों वहां पर और तो स्वच्छ रह लेंगे, उनके जो मूल्य है वो स्वच्छ है, मानवीय मूल्य उत्तम है, सामाजिक मूल्य उत्तम है, नैतिकता उत्तम है, लेकिन शौचालय घर में है। दोस्तों ये कौन सी स्वच्छता हो, नालियां अटी पड़ी है, बच्चे पढ़ने नहीं जाते, काय की स्वच्छता है दोस्तों। वैचारिक स्वच्छता कहां से आई, वो किसी से मिलना नहीं चाहते, अंधविश्वास सर पे मंडराता है, उनके जीवन में इतनी गहरी जड़ें पकड़ चुका है कि वो निकलना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता केवल ऊपरी नहीं, स्वच्छता मानसिक, स्वच्छता आसपास की, स्वच्छता घरेलू वातावरण की। दोस्तों एक ऐसा युग, एक ऐसा समय आ गया था कि लड़कियां उस घर में शादी करने के लिए तैयार नहीं हुई जिस घर में शौचालय न हो। दोस्तों दूर दूर जाना पड़ता था, सुदूर, और उसके कई भयावह परिणाम निकल कर सामने आते। तो दोस्तों इन परिणामों से मुक्ति दिलाने के लिए और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कदम उठाने के लिए हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को, दोस्तों बहुत सी योजनाएं हैं, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा ध्यान से, तभी आप एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। दोस्तों जो नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने विचार वही रखा बापू महात्मा गांधी का,
जिन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की तस्वीर दिखाई कि इसके अनुरूप ही भारत का विकास होना चाहिए। दोस्तों, तस्वीर हमारे सामने थी, स्वप्न हमारे सामने था, यथार्थ में बदलना हमारा काम था और यही मोदी सरकार ने किया। तो दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वच्छ सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था करना, पहली व्यवस्था जो कि महिलाओं के लिए बहुत जरूरी थी, उनकी अस्मिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, सामाजिक अखंडता के लिए और सुविधाओं के रूप में शौचालय की व्यवस्था, ठोस व तरल अपशिष्ट निपटान के प्रणाली की व्यवस्था, गांवों की साफ सफाई की व्यवस्था, सुरक्षित तथा पर्याप्त जल आपूर्ति जो कि पेयजल हो। दोस्तों, कुछ ऐसे गांव थे इस योजना से पहले जहां पर पेयजल के बारे में सोचना ही दिवा स्वप्न था। दूर दूर तक कहीं भी पेयजल नहीं, उसके लिए महिलाओं को वही पुराने युग में जाना पड़ता था और वहां से मटके भर पर लाना। तो दोस्तों, ये जो जल ढोना की प्रथा थी वो लगभग समाप्त की स्वच्छ भारत मिशन के तहत, और जो शौचालय है वो लगभग घरों में बनने शुरू हो गए, क्योंकि जो सोच है ना, सोच जो है दिमागी सोच, वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है। और जो एकमेव राम राज्य के प्रतिपादक नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह किया कि उनको सरकार ने सहायताएं दी। जो ये जिसने भी कहा कि मेरे घर में व्यवस्था नहीं है पैसे की, पैसा लो बनाओ, लेकिन बनाया शौचालय जाएगा, किसी और काम में नहीं आएगा पैसा। और दोस्तों, हुआ लोगों के घर में शौचालय होने से उनकी सोच में बदलाव आया और वो सही ढंग से सोचने लगे। बहुत विरोध हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत विरोध किया, लेकिन ईमानदार सोच, पक्का विश्वास, पूर्ण निष्ठा से किया गया कार्य अंततः सफल ही होता है और हुआ, हो रहा है। दोस्तों, यह कार्यक्रम पेयजल व स्वच्छ मंत्रालय द्वारा संचालित और कार्यान्वित किया जाता है। दोस्तों, इसके बारे में जानकारी है। और अब एक और है कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019 तक स्वच्छ भारत की अवधारणा को सच करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना बनाई गई और वह सच भी साबित हुई। और दोस्तों, आज लगभग 90% भारतीयों के घर में पक्का शौचालय है। उनको पर्दा लगाने की जरूरत नहीं है, उनके आगे दरवाजे लगे हैं। माताएं, बहनें, बेटियां स्वतंत्रता के साथ, बिना किसी संकोच के साथ, बिना किसी डर के यूज कर सकती है शौचालय। यह है कटिबद्धता ग्रामीण विकास के प्रति। स्वप्न वही जो हमने देखे, यथार्थता वही जो हमने पूरी की। दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य 2019 तक केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे शौचालयों के निर्माण प्रतिशत को तिगुना कर मिनिमम 10% तक बढ़ाना था। लेकिन दोस्तों, 10% ही नहीं बढ़ा। आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि 10% नहीं बढ़ा मतलब? दोस्तों, 10% ही नहीं बढ़ा। बीच में ही सुनना, तो कितना बढ़ा? 90% तक पहुंचा। दोस्तों, क्या ये उपलब्धि नहीं थी? हमने लक्ष्य कितना रखा? 10%। मिला कितना? 90%। यह सोच, नजरिया और ईमानदारी के साथ पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य की ही परिणति थी। दोस्तों, आगे जान लेते हैं। दोस्तों, कोई भी कार्य सही ढंग से कब होगा? हम ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, वो क्यों तैयार होंगे विकास की बात सुनने के लिए? तो हमने क्या किया, हमारी सरकार ने क्या किया? उन्होंने ये किया कि भैया, जो ग्राम जितना अधिक आदर्श होगा, आइडियल होगा, आइडियल होगा, उसे पुरस्कार दिया जाए। और सांसद की कार्य क्षमता और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए यह योजना बनाई। उस योजना का नाम है
सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, जान लेते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर 11 अक्टूबर 2014 में की गई। दोस्तों, हर जननायक जिन्होंने राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दिया, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, उनकी पगडंडी पर चलते हुए और उन आदर्शों को ही अपना लक्ष्य बनाते हुए योजनाएं प्रारंभ की जाती रही। और दोस्तों, इस कार्यक्रम के पर्यवेक्षण का अधिकार ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया गया और इस कार्यक्रम के तहत संसद के प्रत्येक सदस्य तक 3 गांव में संस्थागत बुनियादी ढांचे के विकास की जिम्मेदारी सौंपी। कहा गया कि आपका ये लक्ष्य है, मिनिमम 3 ग्राम तो आपको गोद लेने ही होंगे, उनका विकास आपको करना ही होगा, तभी आपकी जो दायित्व की सीमा वो देखी जाएगी, समीक्षा की जाएगी। तो दोस्तों, आज भी वह योजना चालू है। उसके बाद विरासत विकास और संवर्धन योजना। दोस्तों, भारत में यदि कुछ है तो वो क्या है, भारत की विरासत, भारत के मूल्य, उन सबको अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, उनके प्रचार प्रसार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि विरासत है, हमारे शहरी क्षेत्र में भी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है, उस विरासत को सुरक्षित रखने और संवर्धित करने के लिए एक योजना बनाई गई और वह योजना 2015 को शुरू की गई और वह योजना शहरी विकास मंत्रालय की देखरेख में 21 जनवरी 2015 को शुरू की गई। लेकिन दोस्तों, बात यह हुई कि आप ये सोचेंगे कि मैं इसी दौर की बात क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, हर दौर रहा है सत्ता का, पर हर साख पे उल्लू बैठा था। यदि एक उल्लू ही पूरे राष्ट्र को बर्बाद करने को, जब एक ही उल्लू पूरे राष्ट्र को बर्बाद करने की शक्ति रखता हो और जब हर साख पर उल्लू बैठा हो, तो देश की हालत क्या होगी दोस्तों। तो इन सबको दूर करने के लिए एक नया सूर्य उग गया, जिसने उस उल्लू की आंखें चुंधिया दी। न वो रात में देख पाता है, न दिन में देख पाता है। अब है तो चम और विकास की ही लो जली हुई है। तो दोस्तों, जो ये विकास की बात कर रहे हैं हम, विरासत संवर्धन, इस योजना का मूल उद्देश्य ही देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और उसे पुनः जीवंत करना है। दोस्तों, वो महल, वो किले, वो धरोहर जो लगभग नष्ट प्राय हो गई, जिन किलों में लोगों ने असामाजिक गतिविधियां शुरू कर दी, वो उनसे पुनः हत्या कर उन्हें संरक्षित करना, उन्हें पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करना इस योजना की प्रमुख विशेषताएं थी। हृदय योजना के प्रारंभिक चरण में 12 शहरों की पहचान की गई, 12 ग्रामीण क्षेत्रों की पहचान की गई, जिन्हें पुनः जीवंत और विकसित किया। केंद्र सरकार द्वारा इन 12 शहरों के विकास के लिए 500 करोड़ नहीं, 500 करोड़ तो लक्ष्य था खर्च करने का, 850 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई। कितना मनोरम दृश्य है हमारी यात्रा का, यात्रा वृतांत जो हम चल रहे हैं, ग्रामीण विकास की योजना रूपी ट्रेन के अंदर सफर कर रहे हैं। पड़ाव कितने सुखमय है। इस सुखमय पड़ाव का आनंद लेने के लिए आपको भी इसमें गोते लगाने पड़ेंगे। तो जानते हैं अगली योजना, जो लोग कहते हैं ना कि ये जो योजनाएं हैं वो कपोल कल्पित और खुद का लाभ देखने के लिए, तो दोस्तों आगे मैं योजना जो बताने जा रहा हूं, उससे जो विरोधी पक्ष है, जो ये कहते हैं कि नहीं ये प्रधानमंत्री तो खुद की करते हैं, तो बता दूं दोस्तों, ऐसा होता तो योजना कभी भी आगे नहीं चलती, जिसका नाम है मनरेगा। महात्मा गांधी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। हुई ना बात? कौन? महात्मा गांधी। तो क्या योजना दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2006 में लागू हुई। लेकिन अधिनियम कब बना? 2005। लागू कब हुई? 2 अक्टूबर 2006। दोस्तों अब इस योजना का नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम या मनरेगा है। पहले अधिनियम था, अधिनियम पास हो गया हो, ये पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम था इसका। अब इसका नाम महात्मा गांधी कर दिया गया ताकि लोगों को लगे, लोगों को महसूस हो कि हमने मूल्य वही रखे हैं जो हमारे विचारकों के थे, जिन्होंने स्वप्न देखे उनके विचार हमने केवल उन्हें प्रेरित किया है, सफलता में अब है। यह योजना क्या है, कैसे काम करती है? दोस्तों यह योजना एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है। दोस्तों कोई भी ग्रामीण क्षेत्र योजना से कब जुड़ेगा, कब विश्वास होगा? जब उसे आप रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे, समान अवसर, और श्रम कानून के तहत सामाजिक सुरक्षा का भी उत्तरदायित्व लेंगे, तभी वह विश्वास करेगी सत्ता में, और तभी वह विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे पाएगी। दोस्तों इसके अलावा जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के लोगों को काम करने का अधिकार प्रदान करना, काम के बदले अनाज, काम के बदले मूल्य, ये योजना। उसके तहत यह योजना गांव के लोगों को 1 वर्ष में 100 दिन की गारंटी देती है। किस चीज की? रोजगार। अब यह 120 दिन हो चुके हैं, इसकी जो संख्या है वो 120 दिन, जिसके तहत लोगों को रोजगार मिल सके और वो विकास की मूल धारा में चलने के लिए तत्पर हो सके, नई सोच विकसित कर सके। दोस्तों इसके अलावा इस योजना के लाभार्थियों में भी महिला सशक्तिकरण की झलक साफ दिखाई देती है, और 50% महिलाएं ही श्रमिक होती है। जो 50% जो कुल श्रमिक है प्रतिशत, उसे 50% महिलाएं ही होगी जो श्रमिक है, क्योंकि ये उनकी उपादेयता बताना समाज को कि महिला क्या है, नारी क्या है। नारी नर से भारी, 2 मात्राएं दोस्तों, नर में एक भी मात्रा नहीं है, इसलिए नारी वैसे ही भारी है, राइट। इसके बाद इस योजना का 90% वित्त पोषण केंद्र सरकार करती है और 10% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। देख लीजिए आज भी यह योजना चालू है, चल रही है, और अधिक प्रभावी ढंग से चल रही है, क्योंकि ईमानदारी, निष्ठा, स्पष्टता और ग्रामीण विकास की सोच लेकर यदि आप चलते हैं तो कोई ताकत नहीं है जो आपके राह में रोड़ा बन जाए। दोस्तों अगली योजना हम जान लेते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दोस्तों सारी योजनाएं जो कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए है उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह जो ग्रामीण विकास योजना है वह भी, यह योजना 2011 में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कर शुरू की गई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा संचालित की जा रही है, और इसका मेन उद्देश्य है महिलाओं के स्वयं सहायता समूह मॉडल को सशक्त बनाना। मतलब एक तरह से ये क्या है, महिला सशक्तिकरण आधारित योजना है। महिला को सशक्त बनाना, समाज में महिला की शक्ति है उसे जागृत करना, उन्हें बताना कि महिला किसी से कम नहीं है। महिला महिपलशीला जो पृथ्वी को थर्रा देने के लिए भी काबिल है, वह महिला कुछ भी कर सकती है, समाज को एक नई दिशा दे सकती है, समाज की दशा है उसको बदल सकती है। जरूरत है तो उसे घर की दहलीज से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है। दोस्तों मदद की नहीं, उस मौके की तलाश में रहती है जो कि उसे आगे बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करे। दोस्तों इस योजना के तहत सरकार 7% ब्याज की दर पर 3 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान करती है और
जो समय पर भुगतान करने पर यह ब्याज दर एकदम न्यूनतम स्थिति 4% तक आ जाती है और वर्तमान युग में और भी कम है, 3% से भी कम है। दोस्तों यह सोच क्या परिलक्षित करती है? क्या यह विकास योजना नहीं है? क्या यह महिला को सशक्तिकरण बनाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम नहीं है? दोस्तों मेरे को पता है आपका उत्तर हाँ में ही होगा, सकारात्मक ही प्रतिक्रिया होगी। दोस्तों ऐसा कोई नहीं सोच सकता जो राष्ट्र का सच्चा हितैषी होगा, जिसमें राष्ट्रीय विकास की भावना हर पल चिंतन में रहेगी, वही सच्चा सेवक इस तरह की योजनाएं लागू कर परिणाम तक पहुंच सकता है। दोस्तों आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दोस्तों मैं बताऊंगा ग्रामीण क्षेत्र का आधारभूत ढांचा क्या है? फ्लाइट नहीं जाती, ट्रेन भी नहीं जाती, तो सड़क मार्ग, सड़क योजना, परिवहन सेवा, इनको सशक्त करना ताकि वे आवागमन के साधन से रूबरू होकर अपनी समस्याओं के लिए जूझे नहीं, आसानी से रोजगार के लिए इधर उधर जा सके। अपनी जो आजीविका है या अपनी जो फसल है उसे शहर में बेचने के लिए जाने के लिए उन्हें किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना। दोस्तों जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्या है। दोस्तों इस योजना को 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया। प्रारंभ में यह योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा ही वित्त पोषित थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद अब इस योजना के कुल खर्च को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा क्रमशः 60% और 40% के अनुपात में वहन किया जाता है। दोस्तों ताकि राज्यों को लगे कि उनका भी योगदान है, उनको भी दायित्व दिया गया है ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए। उसके बाद इस योजना को शुरू करने का मूल उद्देश्य 500 से अधिक आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में, 250 से अधिक आबादी वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सभी मौसमों के अनुकूल सड़क संपर्क उपलब्ध करवाना था। दोस्तों हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्र भी विविधता विषमता लिए हुए है। कहीं मैदान है, कहीं पहाड़ है, कहीं पठार है, तो कहीं कंटीले रास्ते। तो दोस्तों इन सब सड़क मार्ग को दुरुस्त करना, सड़क मार्ग की सुविधाएं उपलब्ध करवाना सबसे बड़ा कठिन है। ये पूरा हुआ और आज भी हो रहा है। दोस्तों रुका नहीं है। ये जो विकास है उसकी जो लहर चल पड़ी है वो रुकी नहीं है, आगे से आगे बढ़ती जा रही है। अब बात आती है स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण। दोस्तों भूखे भजन न होए गोपाल, ले पकड़ तेरी कंठी मार। दोस्तों जब भूखे मन से भजन ही नहीं होता तो हम किस बात को कर रहे हैं कि हम वो कर लेंगे, ग्रामीण विकास की बात करेंगे, नहीं होगी दोस्तों। तो अन्नदानम परम दानम, अन्न का दान परम दान है। दोस्तों स्वस्थ शरीर है उसी पे सारी योजनाएं निहित है, सारे कार्य निहित है। तो दोस्तों स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ विचार, तो इसके लिए क्या करना होगा? युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के लायक बनाना। तो इसलिए दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम को 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया था। इस योजना का मूल उद्देश्य 18 से 35 आयु वर्ग के गरीब रेखा से नीचे वाले जो लोग ग्रामीण थे उनको तकनीकी और व्यावसायिक विशेषज्ञता प्रदान करना ताकि वो विकास में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। 1 अप्रैल 1999 को इस योजना का विलय स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में कर दिया गया, लेकिन उद्देश्य वही था, युवाओं का विकास कर। और दोस्तों विकास हुआ भी। दोस्तों अब बात आती है
कि सबसे बड़ा दान क्या? अन्नदान। और उस अन्नदान के लिए क्या करना है? लोगों को जागृत करना कि अन्न हमें कहां से मिलेगा। दोस्तों, इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अथक प्रयासों से 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी का तो नाम आपने सुना ही होगा, जो अपने बेबाक, जो अपने सुदृढ़, जो अपने हिंदी में अभिभाषण के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण दिया। दोस्तों, उनके विचार, उनकी विचारधारा और उनका हर शब्द मानवीय विकास से ओतप्रोत। और आज भी दोस्तों, जब योजनाएं शुरू की जाती है तो उनके विचारों को समक्ष रखा जाता है। दोस्तों, इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल रहने वाले लगभग 2 करोड़ परिवारों को बहुत ही रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। आज भी लागू है ये योजना। इस योजना के तहत एक परिवार को कुल 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत 3 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो गेहूं दिया जाता है, वो भी उच्च कोटि का। दोस्तों, स्वप्न है। आज आप बाजार में जाइए, कहते थे ना कि भैया दाल रोटी कमा रहे हैं, आज जाके देखिए मार्केट, बाजार में जाइए, दाल रोटी के भाव मालूम हो जाएंगे। दोस्तों, गेहूं 2 रुपए किलो और चावल 3 रुपए किलो। असंभव, लेकिन संभव हो रहा है अंत्योदय अन्न योजना के तहत, जिसे कहते हैं AAY, कम आय में भरण पोषण, संतुलित आहार में। इसके अलावा अगली योजना है ग्राम अनाज बैंक योजना। ग्राम अनाज बैंक योजना क्या है? दोस्तों, इस योजना को खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा लागू किया गया है। इसका मूल उद्देश्य क्या वो भी जानते हैं। प्राकृतिक आपदा के समय, खराब मौसम के दौरान जब खाद्य सुरक्षा से वंचित परिवारों के पास राशन खरीदने का पर्याप्त साधन ना हो तो उन्हें भुखमरी से बचाना है। ग्राम अन्न बैंक योजना क्या है? ऐसे बैंक शुरू किए गए जो अनाज को भंडारण के लिए रखते थे, अनाज का भंडारण कर, बड़े बड़े वेयर हाउसेज बनाए गए, उनमें अनाज को सुरक्षित रखा गया ताकि समय पड़ने पर, अकाल की स्थिति में, भूखमरी के समय या कोरोना जैसी महामारी के समय इस अनाज को लोगों के भलाई के लिए काम में लिया जा सके। इस योजना के तहत जरूरतमंद लोग गांव के अनाज बैंक से अनाज उधार ले सकते हैं और जब उनके पास प्रचुर मात्रा में अनाज उपलब्ध हो या भोजन उपलब्ध हो जाए तो अनाज को वापस भी लौटा सकते हैं। ऐसी योजना खुली योजना है, कोई भी यूज कर सकता है। दोस्तों, जब महामारी आती है ना तो गरीब या अमीर देख कर नहीं आती। जब भूखमरी आती है, अकाल आता है तो गरीब या अमीर देख कर नहीं आता। दोस्तों, यह योजना सभी के लिए थी जो ग्रामीण क्षेत्र के लिए थी। अब बात आती है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। दोस्तों, जब स्वास्थ्य की बात आती है तो भारत का WHO से संपर्क अकथनीय संबंध वाला कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही अविस्मरणीय सफलताएं कोविड के दौरान इस मंत्रालय ने हासिल की। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHRM की शुरुआत 12 अप्रैल को 2005 को की गई। यह योजना क्यों की गई शुरू? जो कि अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आ गई है। यह योजना दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में सबसे गरीब परिवारों को सुलभ, सस्ती और जवाबदेह गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो अंधविश्वास के माया जाल में फंसकर मौत तक के मुंह में समा जाते हैं, उनके लिए अंधविश्वास को दूर कर, नीम हकों में के चुंगल से छुड़ाकर, ढोंगे बाबाओं के चंगुल से मुक्त कर, उन्हें स्वास्थ्य योजना की तरफ मोड़कर स्वस्थ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना ही इस मिशन या योजना की प्रमुख विशेषताएं रही है। इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त
सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता योजना आशा शुरू की गई। आशा योजना, आशा मीन्स स्वस्थ रखने की योजना, स्वस्थ रहने की आशा। और यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। कहा मैंने, इस मंत्रालय ने कोविड के दौरान जितने भी मानव जाति के कल्याण के लिए कार्य किए वह अविस्मरणीय, अकथनीय और विश्व मानचित्र पर अपनी पहचान बना चुका है। अब बात आती है आम आदमी बीमा योजना। ये आम आदमी बीमा योजना क्या है दोस्तों? आम आदमी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो महंगी बीमा योजना ले सके। इनके लिए इस योजना को 2 अक्टूबर 2007 को शुरू किया गया। 2 अक्टूबर क्या है? महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। कोई भी योजना बापू के विचारों से अलग नहीं है, ये तो आपको पता लग ही गया दोस्तों। यह ग्रामीण परिवारों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। बापू ने क्या सोचा था? ग्रामीण क्षेत्रों का विकास, तो वही तो हो रहा है। इस योजना के तहत परिवार के एक सदस्य को लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत राज्य और केंद्र सरकार प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति 200 रुपए का प्रीमियम साझा किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार, उसका वहन दोनों सरकारें करेंगी। इस योजना के तहत जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से 59 वर्ष के बीच की है, उसका बीमा हो चुका है, उसे किसी भी प्रीमियम का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। कौन वहन करेगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। उसके बाद आते हैं कुटीर ज्योति कार्यक्रम। कुटीर मीन्स बीज की स्थिति। इस कार्यक्रम को 1988-89 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अनुसूचित जाति और जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे जो अपना जीवन व्यतीत करते हैं उनके जीवन में सुधार लाना था दोस्तों। इसके अलावा इस कार्यक्रम के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाती है। आज भी विभिन्न राज्य सरकारें बिजली बिल में अपनी ओर से कुछ अनुदान देती है। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की योजना को सफल बनाने के लिए उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट जल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान को 2000 से 2001 से चलाया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है, जो कि एक मौलिक अधिकार भी है। इस कार्यक्रम को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका नाम ही अटल, उसकी योजना भी अटल, उद्देश्य भी अटल। क्या? शिक्षा का सूत्रपात कर और अनिवार्य शिक्षा लागू कर, ताकि मौलिक अधिकार की सुरक्षा हो सके। शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के 86वें संशोधन से संबंधित है। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत होने वाला खर्च का अनुपात केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 50-50% का है। मतलब कि केंद्र सरकार भी 50% खर्च वहन करेगी और राज्य सरकार की 50% वहन करेगी। दोनों का उत्तरदायित्व है दोस्तों। इसके अलावा जो वर्तमान में योजनाएं चल रही है उनको भी हम जान लेते हैं। पहला है जन धन योजना। दोस्तों यह भी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त दोस्तों जन धन योजना 15 अगस्त को क्यों शुरू की? आप सोचिए, महाजनों की चंगुल से वो गरीबी के दुष्चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए। और 15 अगस्त को क्या वहां मुक्त हुए? औपनिवेशिक शासन से। और 15 अगस्त क्या है? ये योजना शुरू की गई। बड़ा ही मनोरम दृश्य है दोस्तों। चलिए हम यात्रा करते हैं विकास योजना, ग्रामीण विकास योजनाओं की इस ट्रेन के अंदर। देखिए बहुत से और भी बहुत अहम पड़ाव आएंगे, देखेंगे आप। हर पड़ाव बड़ा ही मनोरम होने वाला है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY की घोषणा की। इस योजना की शुरुआत करते हुए
प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके को गरीबों के कुचक से मुक्ति का उत्सव कहा है। पीएमजेडीवाई का विस्तार 67% ग्रामीणों या अर्ध शहरी क्षेत्रों तक हो चुका है। उनका मेन उद्देश्य ही था कि विकास से ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ा जाए। 56% जनधन खाता धारक महिलाएं है। महिलाओं को ही मुखिया बनाया। पीएमजेडीवाई न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में वित्तीय समावेश की दिशा में सबसे दूरगामी पहलों में से एक है। दोस्तों, पूछा जा सकता है वह कौन सी योजना है जो महिला को सशक्तिकरण के संबंध में तो है और विश्व भर में जो कि गरीबी के उन्मूलन के लिए एक प्रमुख योजना है, वो है जनधन योजना। दोस्तों, ये कदम गरीबों को अपनी बचत को बैंकिंग सिस्टम में लाने का एक मौका देता है। यह उन्हें सूदखोर साहूकारों के चंगुल से मुक्त करने और उन्हें स्वतंत्र करने के अलावा परिवारों को धन भेजने का एक विकल्प भी मुहैया करवाता है। जनधन योजना में खाते खोले जाते हैं और यदि परिवार वालों को धन मुहैया करवाना है, उसके तहत वो धन भी भेज सकते हैं बिना किसी प्रीमियम के। यह है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोस्तों, यह योजना महिलाओं के लिए इतनी सशक्तिकरण वाली है कि उनकी आंखों की रोशनी अब नहीं छिने। उन्हें किसी भी तरह का टीबी का रोग, कुष्ठ रोग नहीं होगा। न तो उनकी आंखों की रोशनी जाएगी, न उनके फेफड़े या लंग्स का कैंसर होगा और न ही कुष्ठ रोग होगा। तो योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जिसके तहत विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को पारंपरिक ईंधन के इस्तेमाल से मुक्ति और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खतरे से मुक्त करने के लिए योजनाएं चालू की गई। और जो ग्रामीण परिवेश है उसके अनुकूल स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन मुहैया करवाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मई, अब 1 मई क्या है दोस्तों बताइए? 1 मई को क्या होता है? 1 मई क्यों है प्रसिद्ध भारत में? यह है मजदूर दिवस। इसके लिए 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ किया गया, जब पूरी दुनिया कोविड की चपेट में थी। किस समय आया ये दोस्तों? समय तो 2016 में आ गया, लेकिन इसने ज्यादा जो इसका प्रभाव देखा गया, कब देखा गया? कोविड के दौरान। दोस्तों, इस समय सरकार ने हर पीएमयूवाई परिवारों को 3 मुफ्त सिलेंडर देने की घोषणा की थी। कितने? 3, और वो भी मुफ्त, उज्ज्वला योजना के तहत। दोस्तों, कितना बड़ा कल्याण का कार्य किया है। दोस्तों, यदि फिर भी कहा जाता है कि नाकामी है, तो दोस्तों फिर हम सक्सेस हो ही नहीं पाए। सोच है हमारी, सोच को बदलना पड़ेगा, नजरिया बदल जाएगा। भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में व्यवहारिक परिवर्तन लाने में बहुत समय और लगातार प्रयासों की जरूरत होती है। पीएमयूवाई ने लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मुहैया करवाकर स्वस्थ एवं प्रदूषण मुक्त जीवन की दिशा में उनके पहले कदम में सफलतापूर्वक सहायता की है। दोस्तों, इसके बाद है पीएम किसान योजना। दोस्तों, इसके तहत 2019 में ये शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य देश भर के सभी भूमि धारक किसानों की खेती योग्य भूमि के साथ निर्धारित मापदंडों के तहत सहायता प्रदान करना है। उनसे भूमि छीनना नहीं, उन्हें बेवकूफ बनाना नहीं, जबकि किसानों को उसकी भूमि के अनुरूप सहायता प्रदान करना। क्या? योजना के तहत सालाना 6,000 रुपए की रकम 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे लाभार्थियों के बैंक में जारी की जाती है। देश में सभी भूमि धारक किसान परिवार कुछ तय मापदंडों के अधीन पीएम किसान के तहत पात्र हैं। अब तक 11 करोड़ से अधिक किसान परिवारों, मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रकम दी जा चुकी है। कितने? 11 करोड़ से अधिक किसान परिवार, कितनी रकम? 2 लाख करोड़। दोस्तों, कोई छोटी रकम नहीं है। कईयों को तो लिखना नहीं आता 2 लाख करोड़ में जीरो कितना है। विशेष रूप से कोविड लॉकडाउन के तहत या दौरान इन जरूरतमंद किसानों की मदद के लिए 1.75 लाख करोड़
कई किस्तों में बांटे गए। इस योजना में 3 करोड़ से अधिक महिला लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। महिला सशक्तिकरण का हर योजना में ख्याल रखा गया है। दोस्तों हुआ ना महिला आधारित बजट या महिला आधारित योजना। दोस्तों इस पहल की रकम ने ग्रामीण आर्थिक विकास को गति दी, किसानों के लिए कर्ज की कमी को घटाया और कृषि निवेश को बढ़ावा दिया। अब दोस्तों जो आज की हम अगली योजना जानने वाले, जो लास्ट है आज की योजना, वो कौन सी है? आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान का मतलब क्या है? हमेशा जीवित रहना, निरोग रहना, इसके लिए योजना चालू की गई। आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ वर्ष 2018 में किया गया। इसके बाद से ही यह योजना गरीबों के इलाज में एक बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना भी है। इसमें हर परिवार को सालाना दिए जा रहे 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य कवर के जरिए गरीब और वंचित भारतीयों को अस्पताल में किफायती इलाज उपलब्ध करवाया जाता है। इसका उद्देश्य देश में 10.74 करोड़ से ज्यादा गरीबों, महिलाओं, कमजोर वर्गों को बीमारियों के समय वित्तीय जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना है और साथ ही यह भारत में सभी के लिए हेल्थ कवरेज हासिल करने की दिशा में उठाया गया एक अहम कदम है। तो दोस्तों आज हमने जो योजनाएं जानी है, पहचानी है, वो हमारे लिए जानी पहचानी तो है, लेकिन हमें इसके बारे में कभी भी जानकारी नहीं मिली और विशेषकर हिंदी में तो नहीं मिली। तो दोस्तों परम क्लास ये चैनल हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए भी उतना ही सक्षम है, उतना ही प्रभावी है जितना कि इंग्लिश मीडियम के लिए। तो दोस्तों हिंदी अहम, हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों हिंदी भाषा में हमारा सम्मान करना, हिंदी भाषा में आपको जो है पढ़ाई से संबंधित जो सामग्री उपलब्ध कराना और वो योजनाएं बताना जिनसे आप भी जुड़कर विकास के लिए नई सोच विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए, हमने पड़ाव ले लिया है, हमारा अंतिम पड़ाव था और हमने यात्रा जो है पूरी कर ली है। कौन सी यात्रा थी? ग्रामीण विकास योजना की रेल यात्रा। हमने उसमें कई पड़ाव देखी और हमारा अब है वो अंतिम पड़ाव, हमारा अंतिम चरण आ गया। अब हम आराम लेंगे, राइट? हम कल मिलेंगे एक छोटे से आराम के बाद, क्योंकि दोस्तों दिन के बाद रात होती है तो रात में थोड़ा सा आराम चाहिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं इसी समय, इसी वक्त पर, इसी चैनल पर। दोस्तों तब के लिए धन्यवाद और आशा है आपने जो रेल यात्रा बहुत सुखद रही होगी। तो इसका जो परिणाम है या क्या सुखद अनुभव है वो आप कमेंट में लिखकर भेजिएगा। धन्यवाद।